टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उमेश पाल शूटआउट केस का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम देने का सबसे आखिरी सीसीटीवी आया सामने। 32 सेकंड का ये वीडियो उमेश पाल के घर की गली का है। इस सीसीटीवी फुटेज में गोली लगने से जख्मी उमेश पाल अतीक अहमद के बेटे असद से जूझते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उमेश पाल गोली लगने के बाद जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भाग रहा है। गली के मुहाने पर ही एक शूटर उन्हें पकड़ के सिर में गोली मारना चाहता है। उमेश पाल गोली लगने होने के बावजूद शूटर से जूझ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये शूटर माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद है। शूटर उमेश पाल को सिर पर गोली मारने में कामयाब नहीं होता है तो सिर के दूसरे हिस्से में गोली दागता है। उमेश पाल शूटर के बीच हाथापाई होती है। इस गली के आवाज़ सुनकर उमेश पाल के पुराने घर से एक लड़का बाहर निकलकर उन्हें बचाने के लिए पहुंचता है, लेकिन शूटर को देखते डरकर वापस भाग जाता है। सीसीटीवी में वारदात में मारे गए गनर राघवेंद्र का भी वीडियो है। गोली लगने के घायल राघवेंद्र भी उमेश के पीछे गली में भागते हैं। तभी गुड्डू मुस्लिम गनर राघवेंद्र पर बम फेंक देता है। बम इतना शक्तिशाली होता है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं नज़र आने लगता है। इसी बम से गनर राघवेंद्र बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। उमेश का शूटआउट केस, अब ये आखिरी सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से गुड्डू मुस्लिम ने बम फेंका है। उमेश पाल शूटआउट कांड में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की बढ़ेगी मुश्किलें। माफिया अतीक अहमद पर अब ईडी का कसेगा शिकंजा। माफिया की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर जब्त करेगा ईडी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अतीक अहमद की लखनऊ, प्रयागराज और अन्य शहरों में 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का पता लगाया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी जांच के लिए पहले ही प्रयागराज पहुंच चुके हैं। ईडी ने माफिया अतीक अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। नवंबर 2021 में भी ईडी ने अतीक अहमद पर की थी कार्रवाई और एक बार फिर से ईडी अब करेगी कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ी थी और पूरे परिवार को जहां इसमें नामजद आरोपी बनाया गया, जिसके बाद अब अतीक अहमद के मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई। हम बता दें, अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति के खिलाफ अब ईडी जांच करेगी। 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को ईडी ने चिन्हित करा है। पहले भी फूलपुर में अतीक अहमद और उनकी पत्नी के नाम पे संपत्ति को ईडी ने चिन्हित कर कार्रवाई की थी। नवंबर 2021 में अतीक अहमद पर पहले ही प्रयागराज की इकाई ईडी ने कार्रवाई की थी और अब लखनऊ से भी अधिकारी यहां पहुंच गए हैं सूत्रों के अनुसार। और अब अतीक अहमद की जांच फिर से टीम करेगी ईडी की और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई होगी। इसके जद में खाली अतीक अहमद ही नहीं, इसमें पूरा परिवार भी होगा और ईडी की अब इस केस में एंट्री हो गई है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से हाईकोर्ट में बेटों को लेकर की गई थी याचिका में कहा गया था पुलिस ने उनके दोनों नाबालिग बेटे एज़म और अबान को हिरासत में लेकर कहाँ रखा है किसी को नहीं पता है। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मुख्य न्यायिक दंडक अधिकारी के यहाँ मामला लंबित है, इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है। न्यायमूर्ति बी.के. बिरला, न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की बेंच में हुई मामले की सुनवाई। वहीं कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 23 मार्च तय की है। ऐसे में शाइस्ता परवीन के अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। कर्ण याचिका न्याय कक्ष 45 में, जिसमें श्री वी.के. बिरला और माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेंद्र सिंह जी की पीठ थी, के समक्ष बहस किया। एक, श्री अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद व विधायक के 2 अवयस्क पुत्रों के संबंध में था, जिस पर शासन की ओर से अपर महाधिवक्ता द्वारा यह आपत्ति की गई कि धारा 97 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दिया गया है, वो वहाँ पर लंबित है। ऐसी दशा एवं परिस्थिति में याचिका पोषणीय नहीं है। इस पर बहस सुनने के लिए 23 मार्च सन 2023 की तिथि नियत कर दी गई।
उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। बाहुबली पूर्व विधायक अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा बहन आयशा नूरी को जबरदस्ती हिरासत में ले जाने का मामला। अशरफ की पत्नी बहन को देर रात पुलिस द्वारा हिरासत में लेने को लेकर की गई थी अशरफ की पत्नी के द्वारा याचिका। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने अशरफ की पत्नी व बहन और भांजी को धारा 151 में किया चालान। पुलिस ने मुचलके पर अशरफ की पत्नी बहन व भांजी को छोड़ दिया था। वहीं पुलिस की तरफ से महाधिवक्ता याचिका का किया विरोध। महाधिवक्ता ने कहा क्योंकि तीनों को जमानत पर छोड़ दिया गया इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने महाधिवक्ता से लिखित में मांगा जवाब। न्यायमूर्ति बी.के. बिरला, न्यायमूर्ति सुरेंद्र चौधरी की बेंच में हुई सुनवाई। वहीं मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद अशरफ के पूरे परिवार को किया गया है नामजद, जिसके बाद आयशा नूरी और जैनब फातिमा समेत उनकी भांजी को भी हिरासत में लिया गया था। बाद में चालान करके छोड़ दिया गया था। दूसरी याचिका अशरफ भूतपूर्व विधायक की पत्नी, उनकी बहन व उनकी भांजी की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्हें ज़बरदस्ती उनके घर से रात में गिरफ्तार किया गया और कई दिन तक उन्हें निरुद्ध रखा। कालांतर में उन्हें 151 में गिरफ्तारी दिखा करके दंड प्रक्रिया संहिता की जमानत पर छोड़ दिया। ऐसी दशा, ऐसी परिस्थिति में विद्वान अपर महाधिवक्ता महोदय ने यह आपत्ति किया कि चूँकि जमानत पर छोड़ दिए गए हैं, ऐसी दशा, ऐसी परिस्थिति में यह याचिका पोषणीय नहीं है, जिस पर कानूनी बिंदु पर व्यवस्थाएं व लिखित सूक्ष्म तथ्य देने के लिए न्यायालय ने आदेशित किया है। मैं दयाशंकर मिश्र, वरिष्ठ वक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां लगातार विपक्ष हमलावर है, तो ऐसे में पूर्व मंत्री व शहर पश्चिमी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा और साथ ही योगी सरकार की तारीफ करते हुए अतीक अहमद और अशरफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो अपने आप को शेर मानते थे, आज वो यहाँ आना नहीं चाहते और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कहीं हम एक बड़े कांड, जो हत्या जो होनी नहीं चाहिए थी, दुर्भाग्य है, उसको आप दिनों से जोड़ेंगे कि उस पर कार्रवाई क्या हुई। कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई हुई भी है, पकड़े भी गए हैं लोगों ने डर के मारे सरेंडर भी किया है। यही नहीं, बिहार में किया है। जो एक शेर बने हुए घूमते थे वो आने को तैयार नहीं है। उनका भाई अर्जी लगा रहा है हाई कोर्ट में। जो पूरा परिवार है वो भागा हुआ है या जेल के अंदर है। तो जो इस प्रकार का जब कानून व्यवस्था के इकबाल बना दिया है, तो कार्रवाई तो हो रही है। तो इस दिशा में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में योगी राज के अंदर कानून व्यवस्था का इकबाल है और वो कायम रह रहा है। नहीं, देखिए, उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, तो इसलिए वो अतीक अहमद जो एक शहंशाह था यहाँ का, अपने आप को शहंशाह मान गया था उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज का, आज उसको भय है कि उत्तर प्रदेश का जो कि कानून व्यवस्था जो है, जो संविधान से चल रही है, किसी के जोर दबाव में नहीं चलती है, वो आज कानून जब काम करेगा, तो कानून काम करेगा तो उसकी कठिनाइयाँ अतीक अहमद की और उनके भाई की, दोनों की बढ़ेगी। इसीलिए उनकी घबराहट है। क्या भय लग रहा है कहीं गाड़ी ना पलट जाए? ये तो उनके मन का ख्याल है, मगर कानून व्यवस्था के तहत संविधान की हम लोग रक्षा करते हैं, हमारी सरकार उसकी रक्षा करती है। जहां एक तरफ पूरे प्रदेश के विद्युत विभाग के कर्मियों के साथ की गई वादा खिलाफी के बाद पूरे प्रदेश के विद्युत विभाग के कर्मियों में आक्रोश फैल गया है। ऐसे में 72 घंटे होने के बाद भी हड़ताल पर हैं और इसके लेकर अब लगातार उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमसे विद्युत मंत्री के द्वारा वादा करके वादा खिलाफी की गई है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। ऐसे में लोगों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है। क्या कुछ कहना है विद्युत कर्मियों का, आइए सुनाते हैं। लोक संघर्ष समिति का एक समझौता हुआ और उस समझौते के पालन की बात है, जिसके लिए कहा गया था कि किसी समस्या का 1 माह में, किसी का 15 दिन में कहा गया था कि ये क्रियान्वयन हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। जिसमें मुख्य मांगे थी
कि एक तो इस विभाग में जब ये विभाग तोड़ा गया, कंपनियां बनी, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत जो कंपनी रूल्स हैं, कंपनी रूल्स के तहत चेयरमैन और एमडी की भर्ती परीक्षा के द्वारा होना चाहिए, मुख्य सचिव की कमेटी के द्वारा होना चाहिए, जिसका पालन नहीं हो रहा है। इसी तरह संविदा कर्मचारियों की समस्याएं हैं। आज यहाँ पर आउटसोर्स, एक सैनिक कल्याण निगम से आउटसोर्स किए जाते हैं और दूसरे जो है तमाम और एजेंसियों से आउटसोर्स किए जाते हैं। जो सैनिक कल्याण निगम से आउटसोर्स कर्मचारी आते हैं उनको जो है 24,000 रुपये का वेतन भुगतान किया जाता है उनके मद में, और जो दूसरी कंपनियों के द्वारा आउटसोर्स किए जाते हैं उन पर 11,000 और 12,000 रुपया खर्च किया जाता है, जो कि अनियमितता है। हमारा यही कहना है कि पहली बात तो जो जगहें खाली हैं, यहाँ पर लगभग 60-70 हज़ार जगहें खाली हैं इस ऊर्जा निगम के अंदर, तो उन 60-70 हज़ार जगहों को इन संविदा कर्मचारियों से जो एलिजिबल हैं उनसे भरा जाए, और जब तक इनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है तब तक इनको समान काम का समान वेतन दिया जाए, ये हमारी मांग है। इसी तरह की तमाम सारी समस्याएं हैं। समयबद्ध वेतनमान का सवाल है और कैशलेस चिकित्सा सुविधा का सवाल है। लेकिन हमारी जो मुख्य मांगे हैं यही हैं। इन मांगों पर सरकार जो है एक बार समझौता करती है और दोबारा फिर समझौते पे समझौता करना चाहती है, जो कि उचित नहीं है। और हम एक बात और कह देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश का बिजली मजदूर हड़ताल पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं हड़ताल पर जाने की, लेकिन ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का जो प्रबंधन है और जो ऊर्जा निगम के जो क्या कहते हैं पदाधिकारी हैं, वो लोग जबरदस्ती कर्मचारियों को हड़ताल पर ढकेलना चाहते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उसमें हस्तक्षेप करें। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और अब वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां एक व्यक्ति ने एक आइसक्रीम पार्लर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया और घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई है। बता दें सिविल लाइन ऐसे पॉश इलाके में जहां कॉफ़ी हाउस के बगल में बड़े बड़े नेताओं और हर प्रतिष्ठित लोगों का आना जाना होता है, वहीं इस घटना को चोरी को अंजाम दिया है। बता दें कॉफ़ी हाउस के बगल में आइसक्रीम पार्लर है, जहां पर कुछ लोग खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे और दुकानदार आइसक्रीम देने में व्यस्त था। ऐसे में एक व्यक्ति आता है और काउंटर पर आप देख सकते हैं मोबाइल उठाकर वहां से निकल जाता है। ऐसे में व्यस्त दुकानदार को इसकी भनक भी नहीं लगती, मगर पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। नज़ारा है सिविल लाइन थाना क्षेत्र का, जहां खुलेआम चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। उमेश पाल अपहरण कांड का जुड़ा मामला। उमेश पाल अपहरण कांड में फिर लगी तारीख। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 17/3/2023 की दी गई अगली तारीख। बचाव पक्ष द्वारा मौखिक रूप से कहा गया कि अगली तारीख पर वे लिखित रूप से अपना बयान दर्ज कराएंगे। गवाहों की लिखित बयान को दर्ज करने के लिए बचाव पक्ष ने मांगा समय। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 17 तारीख मुकर्रर की गई है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा जल्द पेश करें लिखित बयान ताकि हो सके बहस पूरी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद अग्रहरी द्वारा दी गई जानकारी। बताते चले राजू पाल हत्याकांड के उमेश पाल मुख्य गवाह थे। साल 2006 में उनका अपहरण हुआ था। इसी केस की सुनवाई से 24 फरवरी को वे अपने घर लौट रहे थे, जहां उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उमेश पाल की मौत हो गई। नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले से जुड़ी खबर। नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले में 27 मार्च की तारीख कोर्ट ने की मुकर्रर। आद्या तिवारी द्वारा दायर प्रार्थना पत्र के आधार पर 27 तारीख पुनः सुनवाई की जाएगी। आद्या तिवारी ने कोर्ट को कहा दंड संहिता 227 के तहत हाईकोर्ट में दायर याचिका भी खारिज, पुनः याचिका दायर करने का दिया जाए समय, जिसके आधार पर उक्त मामले में 27/3 की तारीख तय की गई है। अगली तारीख पर अभियोजन पक्ष रखना होगा अपना पक्ष। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद अग्रहरी द्वारा
इस विषय में दी गई जानकारी। वहीं नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले में 27 मार्च की तारीख की गई कोर्ट द्वारा मुकर्रर। इसमें अब 27 मार्च को होगी सुनवाई। अध्यक्ष तिवारी ने कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र, जिस पर अब 27 मार्च को कोर्ट करेगी सुनवाई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।